नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, इसके पहले कि हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन शुरू करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वे हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके भेजना होगा, या जो भी आपकी इच्छा हो वह आप लिख करके भेज दीजिए। वहाँ पर फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी तुरंत ही। ठीक है, तो फीस जो है वह मात्र जो है 100 रुपये ली जा रही है। आगे की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग कर दीजिए, जिससे कि जो है आगे की चीज़ों में सुधार किया जा सके। फिलहाल चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को। देखिए, ये हमारा जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2 है, जहाँ पर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टेस्ट के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, चूँकि यह ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसलिए आपके पास या आपके बगल में एटलस ज़रूर होनी चाहिए। अच्छे से ध्यान रख लीजिए, आपके पास या आपके बगल में एटलस ज़रूर होना चाहिए पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए और इसे समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं, और आप थोड़ा सा लाइक करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है कि, और हाँ एक चीज़ और, यदि आपसे कहीं पर भी कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो, और कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपने कमेंट जरूर करिए। वे गलत होंगे अगर आपके जवाब, तो उनको उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा, और अगर जवाब सही होंगे तो आपको एक लाइक मेरी तरफ से मिलेगा। चलिए, और बाकी अन्य लोग भी अगर कोई सही जवाब देता है तो उसको लाइक करते चला करिए, ठीक है, या फिर कमेंट को पढ़ा भी करिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। आपको इन आधारों पर विकल्प का चयन करना है। पहला 1, 2 और 3, दूसरा 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, और डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जानते हैं आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, या फिर इन आंतरिक ग्रहों को एक अन्य नाम पार्थिव ग्रह और एक अन्य नाम भीतरी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है कौन कौन से? आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर भीतरी ग्रह के नाम से इन ग्रहों को जाना जाता है। इन आंतरिक, पार्थिव या फिर भीतरी ग्रहों में शामिल हैं मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी और सूर्य। यह किस कारण से इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से निकटता के कारण यहाँ पर सौर वायु ज़्यादा पाई गई, और सौर वायु की अधिकता के कारण इन आंतरिक ग्रहों से जो है अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल कण उड़ गए। धूल कण जो थे वे उड़ गए, या फिर इन्हें यूँ कह सकते हैं कि सौर वायु के सूर्य के निकट होने के कारण सौर वायु यहाँ पर अधिक शक्तिशाली थी, जिस कारण से पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में गैस और धूल कण उड़ा करके अपने साथ वह ले करके चली गई। ठीक है, और चूंकि पार्थिव ग्रह आकार में छोटे हैं, इस कारण से जो है यह अधिक मात्रा में गैसों को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं कर पाए थे। इसके उलट, ठीक है, बात कर लेते हैं बाह्य ग्रहों के बारे में। ठीक है, अब बृहस्पति भी तो कोई ग्रह होगा ना, तो बृहस्पति को बाह्य ग्रह या फिर आंतरिक ग्रहों के अलावा जो अन्य ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रहों को एक अन्य नाम गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, या फिर एक अन्य नाम जोवियन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में बताऊंगा। जोवियन का अर्थ तो सिंपल है कि बृहस्पति के जैसा या बृहस्पति के समान कहा जाता है। ठीक है, तो बाह्य ग्रहों में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं? एक तो हो गया हमारा बृहस्पति, दूसरे हो गया शनि, और तीसरा हो गया अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी गैसीय या फिर बाह्य ग्रह हैं। और किस कारण से इनको ये गैसीय और बाह्य ग्रह हो गए? क्योंकि यह सूर्य से अधिक दूर थे, इस कारण सौर वायु इन तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, और बड़े आकार के कारण यह गैसीय और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सक्षम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, बी बुध एवं शुक्र के बीच, सी मंगल एवं बृहस्पति के बीच, डी यूरेनस एवं नेपच्यून के बीच। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। जो क्षुद्र ग्रह हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है ऐसे खगोलीय पिंडों को बोला जाता है जो आकार में छोटे छोटे होते हैं,
और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में छोटे छोटे किसकी तुलना में, तो ग्रहों से आकार में छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य की अवस्था होती है क्षुद्र ग्रह की, और ये ब्रह्मांड में स्वच्छंद अवस्था में अनियमित गति से और अनियमित पथ पर विचरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। कौन, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है अनियमित पथ पर अनियमित गति से सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, सौरमंडल में जो हमारा सौरमंडल है वहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज़ और है, जो पीडीएफ की गुणवत्ता को लेकर के बात हो रही थी ना, उसको सुधार दिया गया है। पीडीएफ नंबर 3 में आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको पीडीएफ जो है वह प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सौर कलंक सूर्य के चमकदार हिस्से के परिप्रेक्ष्य में काले नजर आते हैं। ऑप्शन है ए, तापमान में कमी के कारण, बी, गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण, सी, नाभिकीय अभिक्रिया में कमी के कारण, या फिर डी, उपर्युक्त सभी के कारण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, तापमान में कमी के कारण सौर कलंक जो है वह सूर्य के चमकदार हिस्से के परिप्रेक्ष्य में काले नजर आते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सौर कलंक या फिर सोलर फ्लेयर बोला जाता है इनको, इंग्लिश में सोलर फ्लेयर होता है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं फ्लेयर। ठीक है, सौर कलंक या सोलर फ्लेयर बोला जाता है, और इनकी जो उत्पत्ति होती है या इनका जो विकास होता है वह होता है सूर्य के आंतरिक भागों में। ठीक है, सूर्य के आंतरिक भागों में हमको सौर कलंक देखने को मिलते हैं, और चूंकि इनका टेम्परेचर या फिर इनका जो तापमान होता है वह सूर्य के अन्य भागों की अपेक्षा, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ मान लीजिए कि ये पूरा सूर्य है और सब जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ का तापमान कम हो गया है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है, यहाँ का तापमान कम हो गया है, और बाकी जगह सब जगह चमक रहा है, तो ये धब्बे जो है वे काले नज़र आएंगे। जैसे कि कोई, आप समझ लीजिए सामान्य मनुष्य को समझ लीजिए, गोरा चिट्टा मनुष्य है और उसके चेहरे पर कुछ दाने निकल आए, तो वहाँ पर वह हिस्सा काला आपको दिखता है, वह दाना वाला। सेम वही चीज़, वही कंडीशन यहाँ होती है, बस वहाँ पर तापमान है सूर्य पे, और यहाँ पर जो है थोड़े बहुत एलर्जी या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको समझाने के लिए कहा गया, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सौर कलंक वाले जो क्षेत्र होते हैं या सूर्य की जो सतह होती है जहाँ पर कुछ भाग उसका ठंडा होता है, सूर्य की सतह का कोई भाग यदि ठंडा होता है तो उसे सौर कलंक कह सकते हैं। ठंडा होने का मतलब यह है कि इसका तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। ठीक है, तो इसे आप सौर कलंक कह सकते हैं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझिएगा इसको। ठीक है, एक और चीज़ जान लीजिए कि सौर कलंक यदि इनके तीव्रता की अवधि जो है वह दीर्घ काल तक बनी रहती। ठीक है, न्यूनतम सौर कलंक की तीव्रता की अवधि यदि दीर्घ काल तक बनी रहे या लंबे समय तक बनी रहती तो उसको एक अन्य शब्द माउंडर मिनिमम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंडर मिनिमम क्या है यह आप आसानी से बता देंगे, अब कभी प्रश्नों में दिखेगा तो, है ना। जब न्यूनतम सौर कलंक की तीव्रता की अवधि दीर्घ काल तक बनी रहे तो उसे माउंडर मिनिमम कहा जाता है। और सौर कलंक क्या है, तो सूर्य के चमकदार हिस्से के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, और इन्हीं काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का क्रूड निकेल और लोहे से मिलकर बना है। दूसरा, आंतरिक क्रूड तरल अवस्था में है। कथन 3 है, भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। चलिए, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है, आइए यहाँ पर नीचे आइए, पहले ऊपर वाले तीसरे कुछ ऑप्शन को छोड़िए अभी। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आंतरिक क्रूड तरल अवस्था में, जो कि गलत विकल्प है। सबसे पहले बना लेते हैं पूरी पृथ्वी को। ठीक है, तो पृथ्वी का यह जो ऊपर का भाग है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट अथवा भूपर्पटी।
भूपर्पटी की जो कुल मोटाई यानी कि ये जो मोटाई है कुल, यह होती है लगभग 33 किलोमीटर की। ध्यान रखिएगा आप लोग, भूपर्पटी की कुल मोटाई जो होती है वह लगभग 33 किलोमीटर की होती है। और इस 33 किलोमीटर के ठीक नीचे आता है मेंटल का क्षेत्र। ठीक है, मेंटल का क्षेत्र आता है भूपर्पटी के ठीक नीचे। मेंटल पुनः दो भागों में बटा होता है। एक भाग को बोलते हैं ऊपरी मेंटल, ये हो गया ऊपरी मेंटल, और ये वाला हिस्सा हो गया निचला मेंटल। ठीक है, मेंटल पुनः दो भागों में बटा होता है, ऊपरी और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल पुनः दो भागों में बटा होता है। ठीक है, ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं, ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को भी बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थेनोस्फेयर। इन्हीं सब के लिए ना आपसे चार्ज किया जा रहा है कि लिखने और समझाने में आसानी हो। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को कहीं लिख लीजिए कि ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को स्थेनोस्फेयर बोलते हैं, और यह स्थेनोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर तक का जाता है। यानी कि 33 किलोमीटर के बाद के 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को स्थेनोस्फेयर बोला जाता है, जो ऊपरी मेंटल के ऊपर का भाग होता है। आगे चल कर के स्थेनोस्फेयर के ठीक बाद एक संक्रमण का क्षेत्र आता है, और उस संक्रमण का क्षेत्र जो है आगे चल करके लगभग 650 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। उसके बाद आ जाता है मेंटल का भाग, जो फिर से मैं पृथ्वी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ये क्रस्ट हो गया या फिर भूपर्पटी हो गई। इसके नीचे का भाग यह मेंटल हो गया, ऊपरी मेंटल हो गया। ऊपरी मेंटल के बाद फिर जो है निचला मेंटल जो है यह जाता है। टोटल मेंटल की जो कुल मोटाई है वह लगभग 2900 किलो। सीधा सीधा प्रश्न आता है पीसीएस की परीक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऊपरी मेंटल के पूरे नीचे, ऊपरी मेंटल या फिर मेंटल की जो टोटल सीमा होती है वह लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, मेंटल के ठीक बाद जो है बाह्य क्रोड आ रहा है। ठीक है, या फिर क्रोड आ जाता है। क्रोड पुनः दो भागों में विभाजित रहता है। यहाँ पर देखिए, क्रोड पुनः जो है वह दो भागों में पेन मैं बदल दूँ क्या? ठीक है, एक सेकंड इन्हें हटा देता हूँ मैं। मेंटल तक हो गया था ना, तो अब देखिए मेंटल के बाद देखिए ये होता है क्रोड। ठीक है, क्रोड जो है यह पुनः दो भागों में डिवाइड रहता है। एक को बोलते हैं बाह्य क्रोड और दूसरे को बोलते हैं आंतरिक क्रोड। अंतर क्या होता है? तो जो बाह्य क्रोड होता है यह तरल होता है या फिर लिक्विड के फॉर्म में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वह ठोस होता है। वैसे विकल्प में आप बताता हूँ, अभी विकल्प पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आंतरिक क्रोड जो होता है वह कुल मिला वह ठोस होता है और बाह्य क्रोड जो होता है वह तरल होता है। आंतरिक क्रोड जो है वह लोहे और निकिल से बना होता है। फिलहाल यह सारी चीज़ें आप समझ गए। सबसे ऊपर भूपर्पटी होती है, 33 किलोमीटर की लंबाई होती है लगभग इसकी। उसके बाद ऊपरी मेंटल का क्षेत्र आता है और मेंटल पुनः दो भागों में विभाजित होता है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। और आगे चल करके 2900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमको जो है क्रोड देखने को मिलता है। और क्रोड जो है वह दो भागों में पुनः डिवाइड रहता है, एक तो बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है, जो कि निकिल और लोहे का बना हुआ होता है। आई यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ से भी कर सकते थे इस प्रकार से। देखिए, क्रोड निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है, बस इतना अगर आप जान रहे हैं तो आंतरिक क्रोड तरल कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? यहीं से आप इसे गलत कर सकते थे, बहुत ही मतलब माइनर सा अगर आप दिमाग लगाएं तो। इधर ज़्यादा विचार करने लगेंगे तो निश्चित रूप से गलत कर देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ तो ये तो हो गया ना, भूपर्पटी के ठीक नीचे जो है मेंटल होता है, वही 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। 33 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल होता है। उसके बाद क्रोड आता है। क्रोड दो भागों में होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल फॉर्म में, आंतरिक क्रोड ठोस फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि यही सब लिखने उखने में दिक्कत हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वरना मैं आपको और डिटेल से और अच्छे से समझा सकता था। इसी कारण आपसे चार्ज किया जा रहा है, अन्यथा और कोई रीज़न नहीं है। और चार्ज भी मिनिमल रखा गया है ताकि आप लोगों पर बर्डन ना पड़े। देखिए कब तक सारी व्यवस्थाएं हो पाती हैं। थोड़ा आप लोग सहयोग जल्दी करेंगे तो जल्दी से चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी।
यहाँ पर बताइए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। तीसरा, 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, ये जो 21 जून है इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है, जब कर्क रेखा पर ये सीधी पड़ेंगी तो उस दिन का दिन जो है, यानी यहाँ पर सूर्य प्रकाश, सूर्याताप उस दिन ज़्यादा मिलेगा, या फिर सूर्य जो है वहाँ पर ज़्यादा देर तक निकला रहेगा। इस कारण क्या होता है, वहाँ का दिन जो है 21 जून को सबसे बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध पर। दक्षिणी गोलार्ध में चूँकि मकर रेखा आ जाती है और वहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की रेखा या फिर सूर्य लंबवत पड़ता है, सूर्य की रेखाएं लंबवत रहती हैं। इस कारण यहाँ पर 22 दिसंबर को दिन जो है वह सबसे बड़ा रहता है। हम लोग देखिए बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही मनाते हैं, जबकि हमको मनाना चाहिए 21 जून को। हम कहाँ पे रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में, ज़रा बताइए तो। ठीक है, इसके अलावा जब बात करते हैं हम लोग दिन और रात बराबर होने की, तो देखिए 23 सितंबर, मार्च नहीं, 23 सितंबर और 21 मार्च, यहीं पर कंफ्यूज किया था। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सूर्य जो है वह विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, उस दिन जो है दिन और रात बराबर होती हैं। सूर्य कहाँ, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की रेखाएं पड़ती हैं तो उस दिन जो है दिन और रात बराबर की अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। ए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का होना, बी, ऋतु परिवर्तन होना, सी, दिन एवं रात का होना और डी, उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के परिक्रमण की गति का परिणाम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में केवल और केवल ऋतु का परिवर्तन होना है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त और दिन और रात यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन का परिणाम है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके अलावा यह संपूर्ण पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो इस परिक्रमण के परिणाम स्वरूप ऋतुओं में परिवर्तन तो संभव है, लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त का होना या दिन और रात का होना यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। पृथ्वी के परिक्रमण काल की अवधि जरा बताइए तो, और घूर्णन की अवधि बताइए तो। पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी बार में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसे बता दीजिए और ये बता दीजिए परिक्रमण की अवधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न कारकों पर विचार कीजिए पूछा जा रहा है। चलिए कारकों पर सीधा चलते हैं। पहला, सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल। दूसरा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बल। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। ए पहला, बी दूसरा, सी दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो के दोनों ही कथन जो है वे सही हैं। सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्री बल दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं ज्वार और भाटा की परिघटना के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताऊं, जो सूर्य की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वह ज्वार और भाटे के लिए लगभग 2.17 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। मतलब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार और भाटे के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है बजाय कि सूर्य के। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? हालांकि जो नियम है वह तो ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, चूँकि सूर्य ज़्यादा बड़ा है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा, लेकिन नहीं, चंद्रमा चूँकि पृथ्वी के ज़्यादा निकट है इसलिए उसके बड़े और छोटे होने का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम पड़ता है बजाय के सूर्य के। ठीक है, सूर्य बड़ा है इस कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर भी कार्य करता है और चंद्रमा की निकटता के कारण यह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में काम करता है। ज्वार भाटा की थोड़ी सी स्थिति आप इस प्रकार से जान लीजिए कि जब जो है मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यह आपकी पृथ्वी हो गई,
यह मान लीजिए पृथ्वी को घेरे हुए पूरा सागरीय क्षेत्र है। ठीक है, एक सेकंड पेन बदल लेता हूँ मैं, तो चीज़ें थोड़ा सा समझने और समझाने में आसान हो जाती है। जब तक मैं पेन बदलता रहता हूँ तब तक आप लोग लाइक वगैरह कर दिया करिए यार। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक तो हो गया ये। ठीक, यह मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, दूसरे मान लीजिए कि यह जो है महासागर है। अब ले लेते हैं एक दूसरे कलर की पेन। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, अब एक और कलर की पेन ले लेते हैं। चलिए अब की पेन ले लेते हैं येलो कलर में। ठीक है, ये हो गया आपका चंद्रमा। अब चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लग रहा है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो सी लेवल है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर उठेगा। ठीक है, और इस प्रकार से पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण जो है यह गुरुत्वाकर्षण बल इधर भी काम करेगा। लेकिन इधर किस बल के कारण? इधर पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगा रहेगा और इधर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहेगा। इसीलिए दोनों तरफ जो है वह ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसकी? ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जबकि विपरीत दिशाओं में यानी इन दोनों के समकोणी जगहों पर वहाँ पर भाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे इसे पॉइंट ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो इसे सी और डी, तो सी और डी में भाटे की स्थिति उत्पन्न होगी और ए और बी पर ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। बी, यह केवल पूर्णिमा को हो सकता है। सी, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। डी, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को हो सकता है। वहाँ पर ज्वार और भाटे के लिए विभिन्न स्थितियाँ बनती है, वो विभिन्न स्थितियाँ यहाँ पेपर में या फिर टेस्ट पेपर के डिस्कशन में आपको बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार ज्वार और भाटे को लेकर के विभिन्न स्थितियों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर कहीं से भी बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़िए उसको पूरा डिटेल से जान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा ज्वार और भाटे की स्थितियों के बारे में, विभिन्न कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक छोटा सा लेक्चर ज्वार और भाटे को लेकर के बना दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। बी, यह केवल पूर्णिमा को हो सकता है। सी, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। और डी, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को हो सकता है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह गलत दिया हुआ है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तब जो है पृथ्वी की अवस्था यहाँ पहले होती है और चंद्रमा यहाँ आ जाता है और सूर्य यहाँ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कौन सी अवस्था होती है? ये तो सूर्य ग्रहण की अवस्था हो गई ना, ये चंद्रमा की नहीं, ये सूर्य ग्रहण की अवस्था हो गई। सॉरी, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब होता है हमारा सूर्य ग्रहण। यहाँ पर बात हो रही है चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या, चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया सी फॉर चंद्रमा, ये हो गया पी से पृथ्वी और ये हो गया एस से सूर्य। तो चंद्रमा जो है, पृथ्वी जो है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है और चंद्र ग्रहण की अवस्था आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा के दिन ही लगता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा को ही लगता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा है इस महीने तो उस दिन चंद्र ग्रहण ही होगा, यह नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण की यदि बात करें तो सूर्य ग्रहण केवल और केवल अमावस्या को ही लग सकता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो है, यानी कि यहाँ पर मैं इसे पहले हटा दूं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? तो जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा, यह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है और
आपको आगे का बता ही दिया गया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण की अवस्था होती है, और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण केवल और केवल अमावस्या को ही हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण नहीं होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किस महाद्वीप की मुख्य भूमि से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका से जो है तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं भूमध्य रेखाएं कहाँ कहाँ से और किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, यह जानना जरूरी है। कहीं कहीं पर पीसीएस की परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैप अपना उठा लीजिए और खोल लीजिए नीचे की दक्षिण अफ्रीका का मैप के पास पहुंच जाइए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का मैप, विश्व का मैप खोलिएगा, उसमें जो 0 डिग्री वाली लाइन जा रही होगी उसको देखिए। तो अब देखिए, आप लोग देखेंगे शुरुआत में यहाँ दक्षिण अमेरिका से, तो यहाँ से देखिए इक्वाडोर के पास से भूमध्य रेखा या 0 डिग्री वाली रेखा जा रही होगी और इक्वाडोर को काटते हुए यह कोलंबिया होते हुए आगे ब्राज़ील को पार करते हुए सीधे निकल जाती है। इसके बाद यह रेखा पहुँचती है यहाँ से अफ्रीका। अफ्रीका में यह भूमध्य रेखा जो है गैबान, कांगो, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया को काटते हुए आगे बढ़ती है और आ जाती है साउथ एशिया पर। वहाँ पर यह सुमात्रा और बोर्नियो, सुलावेसी जैसे इंडोनेशियाई द्वीपों को पार करते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है, निकल जाती मतलब बाहर नहीं निकल जाती, यह एक काल्पनिक रेखा है, समाप्त भी होती है। ठीक है, समाप्त नहीं, चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो इसलिए गोल गोल घूमती है। ठीक है, फिर से बता दूं देशों का नाम। तो देखिए, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए अफ्रीका पहुंचती है। वहाँ पर यह अफ्रीका के गैबान, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया को पार करते हुए आती है हमारे साउथ एशिया या फिर दक्षिण एशिया में। वहाँ पर यह सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी जैसे इंडोनेशियाई द्वीपों को पार करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न देशों पर विचार कीजिए। पहला कोलंबिया, दूसरा केन्या, तीसरा श्रीलंका और चौथा इंडोनेशिया। ठीक है, आपको बताना है कि भूमध्य रेखा उपयुक्त किन देशों से गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा ही पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 3 4 और डी 1 2 3 4। चलिए, चूंकि यह चीज़ आपको पहले ही बता दी गई क्वेश्चन नंबर 9 में ही, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर है अब आप बता दीजिएगा इसको कमेंट करके, मुझे भी तो पता चले कि आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करता है? ए भूपर्पटी और ऊपरी मंडल, बी भूपर्पटी और क्रोड, सी ऊपरी और निम्न मंडल या फिर डी मेंटल और क्रोड। इसके बारे में पूरा मैप बना करके आपको अभी बताया गया, ये गोला वोला बना करके जब बता रहा था मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण जो है भूपर्पटी और ऊपरी मंडल मिल करके करते हैं। ठीक है, भूपर्पटी और ऊपरी मंडल मिल करके पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इस स्थल मंडल का विस्तार जो है वह सागरों से लेकर के महाद्वीपों तक फैला हुआ है। ऐसा नहीं सागरों में जो है स्थल मंडल नहीं, सागरों का भी तो स्थल है। नेक्स्ट, अत्यधिक हिमाच्छादन के कारण निम्न में से किसे महान हिमयुग की संज्ञा दी गई? ए इयोसीन युग, बी होलोसीन युग, सी प्लिस्टोसीन युग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुए प्लिस्टोसीन युग को जो है महान हिमयुग की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस समय अत्यधिक हिमाच्छादन व्याप्त था पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। इसके लिए एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट, काफ़ी लोग भूल जाते हैं ना इनको, इयोसीन, होलोसीन, प्लिस्टोसीन युग, तो एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसको आप क्या कीजिएगा, प्रिंट निकलवा करके कहीं दीवार पे अपने जहाँ आप सोते उठते बैठते हो, या फिर ऐसा करें मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लीजिएगा, 10 दिन याद हो जाएगा। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अत्यधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी परिघटना वाला क्षेत्र है।
दूसरा, पृथ्वी के लगभग 90% भूकंप इसी भाग में आते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। कथन देखते रहिए। ऑप्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए है एक, बी है दो, सी है एक दो, डी है कोई नहीं। ठीक है, बताइए। पीडीएफ सही कर दी गई है। तीसरी पीडीएफ बहुत अच्छी मिली है आपको, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं आप लोगों की ही तरफ से बोलता हूँ, आप लोग तो इसे जानते ही हैं। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। जो रिंग ऑफ फायर है इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर प्रशांत महासागरीय अग्निवलय भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रशांत महासागरीय अग्निवलय या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और इसका क्षेत्र देखना हो ना, तो ये जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी, अमेरिका का जो यह पूर्वी किनारा है, यहाँ पर देखिए अमेरिका का जो है पश्चिमी किनारा है, और इधर ये जो जापान के पूर्वी तट वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र है यह पूरा का पूरा जो है ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। इन्हीं को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। विश्व के लगभग 90% भूकंप और 75% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में, 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। जो आप मैप रखे होंगे तो उस मैप में आप देखिएगा जापान का तट देखिएगा, आपको उसमें मैप इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा जापान का तट दिख जाएगा, और इधर साइड से आप देखेंगे तो इधर दक्षिण में अमेरिका का जो है वह पूर्वी किनारा, या फिर क्या बोलेंगे पूर्वी किनारे को, अमेरिका का जो है वह पूर्वी किनारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अमेरिका के पूर्वी किनारे से लेकर के और जापान के तट तक, अमेरिकी तट से और जापान के तट तक पैसिफिक ओशियन में देखिएगा तो आपको जो है रिंग ऑफ फायर दिखेंगे। कायदे से आप ज्योग्राफी की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर जो मैप है वह इस प्रकार से बना होगा, पैसिफिक ओशियन को इस प्रकार से बना होगा, इधर जापान का तट होगा और इधर होगा अमेरिका का तट। ठीक है, और ये बीच में होगा पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर में यहाँ चारों तरफ आपको अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 75% से अधिक ज्वालामुखी और 90% से अधिक भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो शेष बची ज्वालामुखी हैं वे आपको देखने को मिल जाएंगी, और भूकंपी क्षेत्र वे आपको देखने को मिल जाएंगी नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में। जो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है ना, जहाँ पर उनका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, उन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, या फिर समुद्री तटों के किनारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी जो ज़्यादातर होते हैं वह समुद्री तट के किनारे ही होते हैं। कुछ आपको जो है नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे आप देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा होगा इधर अमेरिकी तट पर, और इधर लिखा होगा साउथ पैसिफिक ओशियन जापान के तट पर। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये पृथ्वी चूँकि गोल है तो ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं ना, तो इन्हीं किनारों पर आपको ज्वालामुखी की परिघटनाएं और भूकंपी परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन्हीं को रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। नेक्स्ट आइए आगे बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। पहला, क्षारीय लावा अत्यंत गाढ़ा होता है। दूसरा, अम्लीय लावा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय लावा जो होता है उसके कारण ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक की कि यह गलत क्यों है। तो देखिए, क्षारीय लावा जो होता है ना, यह अधिक गर्म होता है और इस कारण यह तरल होता है। ठीक है, तरल होने के कारण इसका फैलाव हो जाता है और काफ़ी दूर तक फैल जाता है। जैसे ज्वालामुखी यहाँ से निकला, क्षारीय लावा निकला इसमें से, तो यह काफ़ी दूरी तक फैल जाता है, बजाय कि अम्लीय लावा के। जो अम्लीय लावा होता है वह अधिक गाढ़ा होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। इस कारण यह ज्वालामुखी से निकलता तो है, यहाँ से निकला और यहीं पर जाकर के आसपास कहीं पर जम गया, या फिर यहीं पर जम गया, ज्वालामुखी के उद्गार पर ही जम गया और एक शंकु का निर्माण कर लेता है ज्वालामुखी के मुख पर ही। ठीक है, और या फिर खड़ी ढाल वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कर देता है इस प्रकार की। ठीक है,
तो यह निर्माण किसके कारण होता है? अम्लीय लावा के कारण ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जो कि अत्यधिक गाढ़ा होता है, जबकि क्षारीय लावा जो है वह अत्यधिक तरल होता है और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, अत्यंत तरल और अत्यधिक गर्म होता है, इस कारण यह ज्वालामुखी निकास क्षेत्र से लेकर काफ़ी दूरी तक फैल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किसका निर्माण निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ए लेपीज, बी यू आकार की घाटी, सी स्टेलेक्टाइट या फिर डी स्टेलेग्माइट। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। स्टेलेग्माइट का निर्माण जो होता है वह निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अपर्दन की क्रिया। ठीक है, अपर्दन की क्रिया में क्या होता है, चीज़ें घिसती हैं और घिसती हैं तो उनसे कुछ धूल राख कण कुछ निकलती है और वह कहीं ना कहीं पर इकट्ठी होती है और इसी इकट्ठे होने की क्रिया को कहते हैं निक्षेपण की क्रिया। ठीक है, तो इकट्ठे होने से जो चीज़ बन गई उसको बोला गया निक्षेपण की क्रिया से निर्मित हुआ, और जिस चीज़ का अपर्दन हो गया और उसके बाद वहाँ पर जो आकृति का निर्माण हुआ उसको बोला गया अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप उनका निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई अपर्दन और निक्षेपण की। आइए बात करते हैं इन आकृतियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेपीज की या फिर लैपीज की, जिसको एक अन्य नाम से भी बोला जाता है। लेपीज को और क्या बोला जाता है बताइए ज़रा, तो कमेंट करने के लिए छोड़ दूं क्या आपको? चलिए, ये खोजने में काफ़ी दिक्कत होगा तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो लेपीज होता है उसको अवकूट कारेन या फिर क्लिंट बोला जाता है। अवकूट, हिंदी में इसे अवकूट बोला जाता है, जर्मन में इसे कारेन बोला जाता है। प्रश्न में आ जाता है सीधे सीधे इसलिए बता रहा हूँ, जर्मन में इसे कारेन बोला जाता है और इंग्लिश में इसे क्लिंट बोला जाता है। ठीक है, लेपीज को हिंदी में अवकूट, जर्मन में कारेन और अंग्रेजी में क्लिंट बोला जाता है। अब लेपीज के बारे में समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यह चूना युक्त चट्टाने हैं, या चट्टाने जो चूना पत्थरों से बनी या चूने से बनी हुई यह चट्टाने हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल का प्रवेश हुआ। अब जल का चूंकि प्रवेश हो गया तो वह चूनों का क्या करेंगे, चूने गलाने लगेंगे। वो लोग चूने के जो रंध्र होंगे वहाँ पर धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं, चूना जहाँ पर है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर छिद्र तो होगा ही। वहाँ पर पानी उसमें रिश्ता रहता है और पानी के रिसने के कारण होता क्या है कि इनका जो है आकार विरूपित हो जाता है। ये इस प्रकार के हो जाते हैं, इनका अपर्दन होने लगता है और ये ऊंचे नीचे ऊपर नीचे खाले जिस तरीके से पानी गया, जिस तरीके से रंध्रों में पानी इकट्ठा हुआ उस तरीके से इनका आकार विभिन्न प्रकार का उबड़ खाबड़ सा हो जाता है। ठीक है, ऐसे 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 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इनको बोला गया लेपीज या फिर अवकूट या क्लिंट या फिर कारेन बोला गया। ये किस प्रक्रिया के स्वरूप हुआ? यह अपर्दन की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यू आकार की घाटी का। तो ये घाटियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि पहाड़ ये है, पहाड़ ये है, अपर्दन के प्रक्रिया के स्वरूप इसका जो है यह नष्ट हो गई और इस कारण यू आकार की घाटी का निर्माण हो गया। कुछ यू आकार की घाटी का निर्माण नदियों के कारण भी होता है, ध्यान रखिएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण नदियों के कारण ही होता है। ठीक है, तो यू आकार की घाटी के बारे में जब हम नदियों के बारे में प्रश्नों में देखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझ लेंगे। बात करते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई चूना युक्त क्षेत्र है और ये यहाँ पर एक आंतरिक गुफा बनी हुई है। ठीक है, इस आंतरिक गुफा के अंदर मान लीजिए कि ऊपर से कोई भूमि युक्त जल है वह प्रवेश करता है। अब जल के प्रवेश के कारण यह ऊपर वाला जो चूना पत्थर है इसका कुछ न कुछ इसमें से जो है चूने का रिसाव होगा, या जो भी कण नरम होंगे या जो गलने वाले कण होते हैं चूने के, वे जो है गल करके नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पर जो आकृतियों का निर्माण होता है, यहाँ पर जो आकृतियाँ शेष बची रहती हैं, ये जो आकृतियाँ शेष बची हुई हैं इनको कहा गया क्या बताइए? इनको कहा गया स्टेलेक्टाइट। ऊपर की आकृति हो गई स्टेलेक्टाइट। अब वही अपर निक्षेपण की बात करते हैं। ठीक है, अपर्दन ऊपर हो गया है। ठीक, अब ये अपर्दन, ठीक है, ये अपर्दन के फलस्वरूप हुआ। ऊपर तो अपर्दन हो गया, अब इन अपर्दन के फलस्वरूप नीचे कुछ न कुछ चीज़ें इकट्ठी होंगी ना, नीचे जब जल की बूंदें गिरेंगी, टपकेंगी, तो उनमें भी चूने की मात्रा रहती है और अंततोगत्वा जब वाष्पीकरण हो जाता है तो चूना ठोस रूप में बचता है और वह कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ उनके बाद नीचे भी कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होंगी। ये हमें सरलतम रूप में बना रहा हूँ इसलिए पहाड़ों की तरह कोना कोना बना रहा हूँ। यह किसी भी आकार की हो सकती, पानी है कैसे भी रिस सकता है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी हो सकता है, ऐसे ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक, तो
इसलिए जो है मैं थोड़ा सा समझने और समझाने के लिए इस प्रकार से कोना कोना करके बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से नीचे भी जल की बूंदें इकट्ठी होती गईं और अंततोगत्वा जब जल का वाष्पीकरण हुआ तो यहाँ पर जो चूने के पहाड़ थे वह इकट्ठे, चूने के कण थे या जो अवशेष थे वे इकट्ठा होते गए और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी और इन आकृतियों को बोला गया स्टेलेगमाइट, जो कि निछालन के फलस्वरूप निर्मित हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी और मंगल के बीच स्थित है। तीसरा, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र के बारे में विचार करना है, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। बाकी सारे ऑप्शन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। ए 1 और 2 है, बी है 1 और 3, एक सेकंड रुकिए, आप ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ठीक है, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। बताइए कौन सा विकल्प आप यहाँ पर सही करेंगे। पृथ्वी और मंगल के बीच की स्थिति है, इसे भोर का तारा। शुक्र के बारे में कौन सा कथन आप सही कहेंगे। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी और मंगल के बीच स्थित है, या इसे भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए, तो जो विकल्प इसमें से सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा जो है वह सही है, दूसरा कथन गलत है। पृथ्वी और मंगल के बीच शुक्र ग्रह की स्थिति नहीं है। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी और बुध के मध्य स्थित है। पृथ्वी और बुध के बीच स्थित है शुक्र ग्रह। ठीक है, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वह जो है शुक्र का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर बुध, फिर जो है आप बताइए कौन कौन सा ग्रह स्थान में आएगा, क्रम कौन सा है ग्रहों का। पहले बुध शुक्र पृथ्वी आएगा, पहले पृथ्वी शुक्र बुध आएगा। जो भी हो, आप क्रमवार जो है वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके डालिए ग्रहों की स्थिति के बारे में। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है ये। ठीक है, अब भोर का तारा या चांद का तारा क्यों कहते हैं, तो जो यह सौरमंडल, जो यह शुक्र ग्रह है ना, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसी कारण इसको भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। अवस्थिति क्या है, तो अवस्थिति जो है यह पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में अवस्थित है। पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में आपको शुक्र ग्रह देखने को मिलता है। फिलहाल सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रेनाइट एक रूपांतरित सेल है। दूसरा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। ग्रेनाइट जो है वह एक रूपांतरित सेल नहीं है, ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है। कैसी सेल है ग्रेनाइट? एक आग्नेय सेल है। आग्नेय सेलों का निर्माण लावा के कारण होता है। ठीक है, और आग्नेय सेलें आगे चल करके अवसादी सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। धीरे धीरे समय के साथ इनका जो है अपरदन या अपक्षय होता है, इस कारण यह आग्नेय सेलें अवसादी सेलों में बदल जाती हैं। अवसादी सेलें आगे चल करके रूपांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। यही रूपांतरित सेलें बाद में और अधिक गहराई तक जाती हैं और यह पुनः आग्नेय सेलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप इनका बाद में यह पृथ्वी पर फिर से आती हैं। ठीक है, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेलों का। तो और ग्रेनाइट जो है वह एक आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, चूँकि यह आग्नेय सेल का उदाहरण है, इस कारण यहाँ पर जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय सेलों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, निर्माण कैसे होता है आग्नेय सेलों का, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से इनका निर्माण होता है। अब जब ज्वालामुखी से निकला है तो भैया यहाँ पर जीवाश्म कहाँ से होगा। चलिए, यहाँ बताइए,
भूकंप आने के दौरान किसी स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचती हैं? ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी एल तरंगे या फिर डी तीनों एक साथ। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। भूकंप आने के दौरान किसी स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंगे प्राइमरी तरंगे होती हैं, जिन्हें हम पी तरंगे बोलते हैं। यह प्राइमरी तरंगे जो हैं वे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है, और यानी कि ध्वनि की तरंगों के समान यह जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जिस प्रकार ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, उसी प्रकार से प्राइमरी तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो जो प्राइमरी तरंगे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। ये ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है इन प्राइमरी तरंगों की, ठीक है। बस इतना ही जानिए। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स या फिर एस तरंगों के बारे में। इन्हें गौण या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह केवल और केवल ठोस और गैस के माध्यम से गुजर सकती हैं, ऐसे जान लीजिए आप लोग। ठोस और गैसीय अवस्था से गुजर सकती हैं, तरल से एस तरंगे नहीं गुजरती हैं, ठीक है। ठोस भी हटा दे, गैस भी अगर आप हटा दें तो ठोस के माध्यम से जो है वह एस तरंगे गुजरती हैं। तरल अवस्था में ये तरंगे जो है एस तरंगे लुप्त हो जाती। यही कारण है कि जब यह पृथ्वी के क्षेत्र पर भूकंप आता है तो ये जो पी और एस तरंगे यहाँ से सीधे चलती हैं, तो जब ये बाहरी क्रोड जो कि तरल है वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एस तरंगे जो है वे तिरछी निकल जाती हैं, जबकि एल तरंगे जो है वे पी तरंगे जो है वे सीधे जाती रहती हैं। एस तरंगे यहाँ से नहीं गुजर पाती हैं सीधी रेखा में, ठीक है। चल, अब बात करते हैं एल तरंगों की। देखिए, एस तरंगों की स्पीड वह दूसरे नंबर पर होती है, सेकेंडरी के नाम से आप समझ गए होंगे। इनकी स्पीड जो है वह दूसरे क्रम पे होती है। सबसे अंत में आती है लॉन्ग वेव या फिर एल तरंगे, ठीक है। इनकी गति जो है वह सबसे कम होती है और यह भूपृष्ठ पर गति करती हैं। आप एल तरंगों को जो है जब पानी में कंकड़ मारेंगे तो जो छल्ले नुमा ऐसे 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 जो निकलती है ना, वेव्स जो निकलती हैं, उनको भी एल तरंगों का उदाहरण ही माना जाता है। गति के क्रम को अगर मैं फिर से लिख दूं तो सबसे तेज पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे और उसके बाद एल तरंगों का स्थान आता है। सबसे तेज प्राइमरी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे गति करती हैं भूकंपी तरंगों में, उसके बाद सेकेंडरी तरंगे या फिर गौण तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे गति करती हैं, और सबसे अंत में एल तरंगे होती है स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन है ए एंडीज, बी राकीज, सी एटलस, डी अरावली। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अरावली जो है वह एक घर्षित या फिर यूं कहें कि एक अपक्षयित पर्वत या अवसादी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। धीरे धीरे जो है वह घिस रहा है, खत्म हो रहा है अरावली पर्वत। बाकी जो एंडीज, राकीज और एटलस पर्वत हैं, ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। और वलित पर्वत क्या है कि जब पृथ्वी ऐसे ऐसे वलन पड़ता है पृथ्वी पर इस प्रकार का, तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दोनों तरफ से दबाव हो रहा है, तो इस प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। पृथ्वी की दो प्लेटों के आपस में टकराने से उनमें परस्पर वलन पड़ता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इनके उदाहरण के स्वरूप में आप एंडीज, राकीज और एटलस पर्वत को ले सकते हैं। अरावली जो है वह एक घर्षित पर्वत है। आप जरा अपने हिमालय के बारे में बताइए कि हमारा हिमालय जो है वह किस प्रकार का पर्वत है, ठीक है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है जीवगेन का निर्माण निम्नलिखित में से, अभी अरावली के बारे में आगे से बात करेंगे, अभी घर्षित बोल करके काम खत्म कीजिए, ठीक है। जीवगेन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक के प्रभाव से होता है, ठीक है। जीवगेन का निर्माण पूछा जा रहा है किस कारण होता है। ए पवन, बी सागरीय जल, सी भूमिगत जल या फिर डी हिमानी। चलिए, तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आंसर नंबर ए। जीवगेन का निर्माण पवनों के कारण होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि यह जीवगेन है क्या। जीवगेन है क्या, तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप देखेंगे जहाँ पर भी कठोर चट्टानें होती हैं, ऐसे कठोर चट्टानें जो हैं इनके ऊपर कुछ कोमल चट्टानें होती हैं, कुछ सॉफ्ट, उसी पेन से बना दिया मैंने। मान लीजिए कि यह कोई कठोर चट्टान है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आप गए हैं, यह कोई कठोर चट्टान है, इसके ऊपर यह बेचारी मुलायम सी चट्टान है। अब जब पवनें आती हैं तीव्र गति से और रेत बालू लेकर के आती हैं, तो वह क्या करती हैं, इसको धीरे 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 घिसती रहती हैं। किसको, ये ऊपर वाले को
इस कोमल चट्टान को धीरे धीरे वे घिसती हैं। इस कारण जो जिस आकृति का निर्माण होता है उसको ज्यूगेन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जब घिस जाती हैं तो जो बची हुई आकृति होती है उसको ज्यूगेन बोला जाता है। घिसती हैं इस कारण नहीं। नेक्स्ट, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को, यहाँ देखिए, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृष्ठीय जल या सरफेस वाटर का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में भूमि के साथ अधिक विस्तृत रूप से संपर्क में होने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तीसरा, भूमि से महासागरों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें पृष्ठीय जल को तट से दूर ले जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे से ठंडे जल का उत्प्रवाह या फ्लो होता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें महासागरों से तट की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवनों को अभितटीय पवनें कहा जाता है। ठीक है, अभितटीय पवनें उष्ण जल को तट के निकट लाती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए थोड़ा ना क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है ये सब प्रश्न, तो इसको क्या करते हैं ना, आगे के लगभग जो 30 प्रश्न हैं, 30 में से लगभग 25 से 26 प्रश्न जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। तो इनको लेकर के एक अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ। ये लेक्चर्स जो है वो आपको, ये वीडियो जो है वो वाला डिस्कशन जो है वो आपको कल सुबह 7 बजे के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, संडे को ऑफ रहता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।